अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें इकोनॉमिक सर्वे होगा 2020 टू 2021 और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूं नताशा हसीब और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे मोहम्मद यासिर। और आज बात होगी इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। इकोनॉमिक सर्वे है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। ये पूरा साल जो हमारी मईशत की कारकर्दगी रही है, ये उसकी समझ लें कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है। और प्रोग्रेस के हवाले से बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले जो आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें शौकत तरीन साहब अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदही की है उसके हवाले से आज बात करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो हमारी प्रोग्रेस है मुख्तलिफ शोबों के अंदर। जैसे रेमिटेंसेस वगैरह की बात की थी कि हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली अब से कुछ देर पहले हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेवेन्यू शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यकीन दहानी दिलाई कि ये जो अब बजट आ रहा है, बजट पेश होने जा रहा है कल के दिन, यानी कि जो न्यू बजट होगा 2021 टू 2022, इसके अंदर काफ़ी हद तक पब्लिक के लिए एक फ्रेंडली चीज़ें रखी जाएंगी। और जो टैक्स वगैरह की एक टेंशन थी या कहा गया था कि ये टैक्सेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो इसकी कौन कौन सी एग्जेम्पशन दी जाएगी, आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज इस ट्रांसमिशन के अंदर खासकर हम उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन, एग्जेम्पशन और खासकर वो सेक्टर्स जो अब तक टैक्स नेट में नहीं आए उनके बारे में भी बात करेंगे। एग्जैक्टली नताशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एग्जाम्पशंस की बात होगी। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट होने जा रही है एक आम आदमी के लिए जो हमेशा से कंसर्न रहा है वो टैक्सेशन के हवाले से रहा है, नए टैक्सेस के हवाले से रहा है। तो नए टैक्सेस नहीं लगने जा रहे, इसकी इंडिकेशन दी गई है, ये एक सबसे खुशाइन बात है। और फिर दूसरी तरफ जैसा हमने देखा कि मुख्तलिफ सेगमेंट के हवाले से बात हो रही थी नताशा, जो प्रोग्रेस हमें नजर आई है, खास तौर पर हमने देखा तामीराती शोबा जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ हमें नजर आई है। यासिर, मैं आपको बताते चलूं कि इस ईयर की जब हमने कोविड सिचुएशन देखी, ये चैलेंजेस देखे और इस चैलेंजेस को इतनी स्मार्टली टैकल किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए और पॉलिसीज के जरिए, इंटरेस्ट रेट के जरिए, कितनी जल्दी जल्दी जैसे अग्रेसिवली बढ़े थे 2019 के अंदर और 2020 के अंदर, वैसे ही घटाए भी गए। तो ये तमाम चीजें खुशाइन बात है कि एक चैलेंज आया तो आपने एनवायरनमेंट काफी हद तक बिजनेस फ्रेंडली बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल नताशा, बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि जो खासतौर पे इंटरेस्ट रेट की आपने बात की है, इसको 7% के ऊपर लेकर आना बहुत मुश्किल काम एक वक्त में नजर आ रहा था। डबल डिजिट में जाने के बाद उसको वापस ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके फिर आपको बेनिफिट्स नजर आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में, जैसे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो मुश्किल पीरियड था, जो साल का जो स्टार्ट था फिस्कल ईयर का, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जो है उसमें हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे और अब बेटरमेंट हमें नजर आएगी। एग्जैक्टली फिस्कल ईयर नहीं बल्कि 2020 के आगाज से अगर हम बात करें, जब कोविड अटेम्प्ट किया था इस वर्ल्ड ने फर्स्ट टाइम, और हमने देखा कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के खदशात बिल्डअप हो रहे थे और कितनी ज़्यादा एक अग्रेसिवली मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही थी कि बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को टैकल करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल हुई। और अब हम जब सर्वे इकोनॉमिक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे आज की, यानी कि, तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या अभी हमें मजीद अचीवमेंट्स जो है वो इस नेक्स्ट फिस्कल ईयर में करनी है और क्या क्या हम अचीव कर चुके हैं और कितनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हमने इंडिकेट कर दी हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और मेहमानों के पैनल की तरफ चलेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस नशिस्त में मौजूद होंगे जिनसे हमारी गुफ्तगू इन तमाम मौज़ूआत पर, ख़ासतौर पे अभी जो इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको सबसे पहले वेलकम करेंगे। अंजुम निसार साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अंजुम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। सेकंड हमारे गेस्ट हैं कामरान निसार साहब, CEO हैं JS ग्लोबल के, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। कामरान नासिर साहब, कामरान नासिर साहब को वेलकम करेंगे, CEO हैं JS ग्लोबल के जी। और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम कामरान नासिर साहब से ये इस प्रोग्राम की और इस नशिस्त की जो है वो बाकायदा आगाज़ करें। सर, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, शौकत तरीन साहब ने बहुत ही फ्रेंडली बजट की इंडिकेशन दी है और ये भी कहा है कि जब ये बजट अनाउंस होगा तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी रखी जाएंगी। तो क्या समझते हैं आप, बिजनेस कम्युनिटी कितनी हैप्पी है और कितनी एंथुसियास्टिक है इस बजट को लेकर?
देखिए, एंथुजियाज्म का तो आलम ये है कि बजट के एंटिसिपेशन में आपने स्टॉक मार्केट को देखा है वो किस तरीके से बढ़ी है, और अक्रॉस द बोर्ड आप सीमेंट लें, आप स्टील लें, आप रिफाइनरीज लें, सो आपको हर जगह एक एक्टिविटी नज़र आएगी। और स्पेसिफिकली जिस चीज़ को कम लोग और कर रहे होते हैं, आईटी सेक्टर पे भी बहुत फोकस है। जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिस्टेड है, उसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट रहना पाया। प्रेडोमिनेटली अगर इसको देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस मैं ये समझूंगा या मैं ये कहूँगा कि बहुत हाई हैं इस वक्त। और जो सारा कहा गया है कि बजट बहुत फ्रेंडली होगा, नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, एडिशनल बर्डन नहीं डाला जाएगा, और हम टैक्स नेट को यूज़ करेंगे और ट्रैक एंड ट्रेस से अपना टैक्स नेट को बढ़ाते हुए उसके बाद अपने अहदाफ को पूरा करेंगे। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़बरदस्त कोई बात नहीं होगी। और कल की जब वो तकरीर बजट की स्टार्ट होगी तो मेरे ख्याल में हमारा फोकस भी ये होगा कि जितनी बातें कही गई हैं उस पर इतनी हाई एंटिसिपेशन है और हम चाहेंगे कि वो रिजल्ट आए। इकोनॉमिक सर्वे में जो खासतौर पर आप चीज़ें देखेंगे, मेरा ख्याल है कि कोविड को डील करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए उसके ऊपर उनका काफ़ी फोकस था। मेरा ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट को जहाँ ड्यू है कि कोविड के टाइम पीरियड में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया गया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया, फिर आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एमनेस्टी दी गई, उसके बाद खास तौर पे हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस के ऊपर फोकस किया गया कि बैंक्स इस सेक्टर को फाइनेंस भी करें, प्लस एसएमईज पे भी फोकस किया गया, और रोशन डिजिटल अकाउंट। ये बहुत सारी चीजें थी जो कि बड़े कम टाइम में एक बड़े अच्छे मैक्रो लेवल के इकदाम थे जिनकी वजह से आपने रिजल्ट देखा। एंड सेकेंडली, इकोनॉमी को बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान वॉज वेरी केयरफुल। और हम अक्सर बाहर जाते हैं रोड शोज के ऊपर अपने जेएस ग्लोबल के क्लाइंट्स को लेके, तो वहाँ हमें अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि जी आपने ऐसा क्या काम किया है जो कि रीजन में किसी और ने नहीं किया, क्योंकि कोविड की शरह भी कम है और इकोनॉमी भी रिलेटिवली बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हो रही है। सो मेरे ख्याल में वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन पहले बहुत डिबेट थी कि जी ये स्मार्ट चलेगा नहीं, होगा नहीं, और क्यों इकोनॉमी बंद नहीं कर रहे। बहुत प्रेशर था कि जी कोविड बड़ा खतरनाक पेंडेमिक है, यू शट इट डाउन, बट बोल्ड डिसीजंस वर टेकन एंड इवेंचुअली वी हैव सीन द रिजल्ट। ठीक है, हनीफ गौहर साहब आपकी तरफ आएंगे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बड़ी प्रोग्रेस नज़र आई है। एक्सपेंशन की तो बहुत गुंजाइश हमारे पास मौजूद रही हमेशा से, लेकिन हमारी शायद इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, हम इतने केपेबल नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास काफ़ी स्पेस आ गई है, हमें थोड़ी सी ईज़ मिली है, तो हमने देखा कि हमें इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस नज़र आई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पेंडेमिक की सूरत हाल में हम आज भी बैठे हुए हैं, तो इसके लिए तो कोई शक नहीं है कि हमें जो है तो हुकूमत को जो है तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस बेहतर अंदाज में पिछले 2 साल में ये हुकूमत लेकर गई, दुनिया की जीडीपी जो है तो नीचे गिरती गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने कहा हमारी जीडीपी को कंट्रोल रखा, और जो 3.94 का उन्होंने टारगेट दिया था वो गालिबन अचीव भी कर लिया। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट शौकत तरीन साहब ने दिया है, अगर इसी किस्म की पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहीं तो यकीनन हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज दिया, आप ये देखें कि ये जो आज सीमेंट सेक्टर के अंदर बूम है, स्टील सेक्टर के अंदर बूम है, आपका जितनी भी इससे लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो 72 लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब में अगर आपको बूम नज़र आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, जो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ को एडवांटेज दिया। आप ये देखें कि पहले जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और अब गालिबन जो है तो तकरीबन वो बराबर हो गया है। इसी किस्म की पॉलिसीज़ अगर रखी जाएं तो मैं समझता हूँ कि हम तो ये तवक्का करते हैं कि क्योंकि पैंडमिक की वजह से उस तरह से लोग अभी भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदे पहुँचाए गए थे एमएनएसटी की सूरत के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पैकेज की सूरत में। तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की है कि इसकी जो डेट अभी 30 जून को, क्योंकि आज हम जून में बैठे हैं और कल 11 जून को जो बजट आ रहा है, तो हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर होगी कि हम जो है तो इसको एक्सटेंशन की जाए। यकीनन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि IMF का प्रेशर हो सकता है, FATF का प्रेशर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के लिए जिस तरीके से ग्रो कर रही है हमारी कंट्री, अगर वो उसमें एक्सटेंशन दें तो इसमें मजीद गुंजाइश होगी, और इंशाल्लाह ताला जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो हुकूमत की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। एग्जैक्टली हम इस पे एंटिसिपेशन की जा रही है और ये भी सरप्राइज दिए जा सकते हैं कल, तो सर इस पे भी मजीद बात करेंगे ट्रांसमिशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। अंजुम साहब, आपका इंट्रोडक्टरी कॉमेंट बाकी है। जो इकोनॉमिक सर्वे है इस पूरे ईयर को सम अप करें तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, तो आप समझते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों के अभी भी जो एक इंडिकेशंस हैं या इम्पैक्ट्स हैं वो आना बाकी हैं इस ईयर के अंदर जो हुई हैं?
शुक्रिया। मैं समझता हूँ आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ की, कुछ मैंने सुनी कुछ नहीं सुनी, रास्ते में था, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट जैसे बात की नासिर भाई ने, अपना गौहर भाई ने, ऑब्वियसली देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स विच विल हैव गुड इम्पैक्ट इन द कमिंग मंथ्स, आप देखेंगे। और उसी वजह से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट ईयर 4.8% की है, विच इज़ अ गुड साइन। और हमने 2-4 जो मेजर मैक्रोज एरियाज है, रेमिटेंसेज हैं, उसमें हमने ग्रोथ देखी। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मेजर ग्रोथ नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट मच बेटर देन द लास्ट 2-3 ईयर्स जो हम देखें, और जो उसका जो ट्रैक है वो ऊपर जाता दिखाई देता है। और इसके साथ लेकिन जो 7 कंसर्न की चीज़ें जो आने वाले जो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली उनके होती हैं एजेंडा पे, लेकिन बड़ा देखना पड़ेगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हर साल 4.5 बिलियन लोग पैदा हो गए हैं, तो उनको जॉब्स क्रिएट करना को ऑलरेडी पैंडेमिक की वजह से और कुछ स्लो ग्रोथ की वजह से पिछले 2-3 साल में आ चुके, अब हमारा ग्रोथ रेट जो है बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन ये रेट हमें एटलीस्ट, हम कहते हैं ग्रोथ रेट कब अच्छा होता है, जब मुसलसल आप 10-12 साल तक कंटिन्यू 7-8% तक ग्रोथ करें, तो वो आज बुनियाद डाल दी गई, अच्छी बात है। और लेकिन जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को, और ख़ास तौर से पॉपुलेशन के अंदर जब हम जॉब्स क्रिएट करें, जॉब्स कैसे क्रिएट होगी, आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद बता रहे थे कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आप फाइनेंस लेते हैं तो 75% तकरीबन वो ले जाता है, और वो भी तकरीबन 9-10 बड़े शहरों में उसका पैसा यूटिलाइज हो जाता है। तो अगर दूसरे 100 मिड टियर सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये जो है जाता नहीं है, तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकती। आपको अपने सेविंग रेट्स बढ़ाने होंगे, टैक्स बेस आपको बढ़ाना होगा। जो आज जो एफबीआर के फिगर्स अभी हैं वो इन्फ्लेशन इंक्लूड कर लें तो तकरीबन वहीं पे खड़े हैं, तो हमें अपना टैक्स रेवेन्यू बेस लाजमी बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप खाली टैक्स टू जीडीपी बेस ले लें, एफबीआर का जो रेवेन्यू है, तो हमारा वो बेस को बहुत अच्छा नहीं है। हम आज भी अपने पूरे खत्ते में सबसे लोएस्ट रेट पे हैं। तो वो चीज़ें जिससे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, और इसके हम नताइज आने वाले दोनों देखें, चूँकि जो नौजवान हैं जो मार्केट में हर साल आए हैं, पहली एग्जिस्टिंग जगह आपका पुटेंशियल जो 4% पे आप उनको जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते 4% पे, तो मैं समझता हूँ कि आपके ग्रोथ रेट को मैसिव बढ़ना होगा, क्योंकि आपके 2-4 जो मेजर इशूज जैसे बनाए, पॉवर्टी के अलावा सर्कुलर डेट, फिर आपके जो आपको हर साल 1.2 ट्रिलियन खा जाते हैं जो आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, तो ये सब चीजें देखनी होगी, क्योंकि आपके जब तक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी आप लगा नहीं सकेंगे, सोशल नेट नहीं लगा सकेंगे, आप वापस लगा। एसएमई सेक्टर टोटल 6% ले रहा है, 6%, और वो भी एसएमई सेक्टर का जो ऊपर सीलिंग है वो वाला तबका लेता है। तो एसएमई सेक्टर्स पाकिस्तान का अगर 35-40% हम कहते हैं और वो लेते 6% है, तो उसके रिजल्ट तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और एसएमई सेक्टर्स पूरी दुनिया में, आप किसी मुल्क में अभी गूगल कर लें, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, जापान, बैकबोन है। अबव 90, स्विट्जरलैंड का 98% है, जब 98% है, हमारा 35% में से उनको 6% मिलेगा। सर आपने ग्रोथ का भी स्टार्ट में जिक्र किया है, इस बार हम वी शेप ग्रोथ देख रहे हैं, हमने बहुत जबरदस्त एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी, उसके बारे में भी कमेंट करें। बिल्कुल सब मैंने बिल्कुल जहाँ पे अप्रिशिएट लाजमी गवर्नमेंट ऑल क्लैप्स होता है, कहते हैं गवर्नमेंट के लिए, मैं कहते हैं ये पिछले 3-4 महीने में, और जो आपका जब बेस अच्छा होता है तो आपका जो फिर ग्रोथ होती है तो मल्टीपल उसका इफेक्ट पड़ता है सारी आपकी सोसाइटी के ऊपर। तो ऑब्वियसली रिमार्केबल एटलीस्ट 7-8 नंबर में देने चाहिए, फुल 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं सबको अभी जबरदस्त तवज्जो की गवर्नमेंट को जरूरत है। ठीक है, मैं कामरान की तरफ आता हूँ। कामरान ये बताइएगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, हमने डेट लाइबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इनहेरिट किया था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फिर फिस्कल डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत थी। अब आपको लगता है कि जैसे हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, 2 के IMF के प्लान में रहते हुए आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें जिससे आपको ग्रोथ के अपने टारगेट्स को आप अचीव कर सके। अब आप समझते हैं कि ग्राउंड बनता जा रहा है, और फिर अगेन आपके पोटेंशियल तो क्योंकि आपके पास है, आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ हम आगे लेकर जाएंगे जिससे IMF के प्लान से भी बाहर आए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सके। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, फॉरमोस्ट पाकिस्तान जब आप इस गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया था जब इकोनॉमी को, सो आप एक इम्पोर्ट लेड ग्रोथ फिनोमेना के ऊपर थे। ट्रू। और जिसकी आउटपुट कभी भी ट्रांसलेट नहीं करती थी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ऐसे एरियाज में थी कि वो रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं करेगी। वो उस वक्त एक ग्रोथ रेट आएगा, लेकिन आप बोरो कर रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे और उसकी आउटपुट नहीं थी। सो इस गवर्नमेंट ने एक काम किया कि वो इंपोर्ट से हटा के उसको एक्सपोर्ट लेड फोकस की तरफ लेके गई। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ कि इसका फायदा शायद पीटीआई की गवर्नमेंट को नहीं होगा, इसका फायदा आने वाली गवर्नमेंट्स को होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और बड़ी जरूरत चाहिए ये काम करने के लिए कि आपने इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट पहुंचाना है, आपने ऐसी पॉलिसीज लानी जिसमें लोकलाइजेशन को आप प्रमोट करें। जैसे आपकी पॉलिसीज में आप देखें, मोबाइल की पॉलिसी आई, ऑटो पॉलिसी आई, अब बात कर रहे हैं कि जी रिफाइनरीज की पॉलिसी आएगी, और वो मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जिसके अंदर दे वांट कि आप क्या लोकलाइजेशन होना शुरू हो,
पहले असेंबलिंग स्टार्ट करें, फिर जैसा ऑटो पॉलिसी में आपने पहले देखा Fiscal discipline कि आपको नजर आ रहा है 70% कि ऑटो इंडस्ट्री लोकलाइज होगी, इसी तरीके से अब इस तरफ मोबाइल्स में भी चलेगा और मुख्तलिफ एरियाज ईवी की पॉलिसी आ रही है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। बड़ा अच्छा होता कि ये भी वही काम करते कि जी कर्जा ले Cosmetic जाओ changes. और कॉस्मेटिक Yes. चेंजेस से वो दिखाते जाएं। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टेप, बट वेरी पेनफुल। ये एक अनपॉपुलर डिसीजन था, ये उसके क्योंकि असरात आपको नहीं फौरन नजर लगता नहीं कि आते। इस गवर्नमेंट के तमाम डिसीजन सिंस स्टार्टिंग अनपॉपुलर ही हैं? काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अनपॉपुलर रही हैं, बड़े क्रिटिसिज्म का इन्होंने सामना किया है। और अच्छी बात यह है कि क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए यू हैव टू इमर्ज आउट। देखिए हर चीज़ में नंबर्स के भी झूठ नहीं बोलते। True. आप जो मर्जी नारा लगा लें, इस वक्त भी जितनी डिस्कशन है, मैं कोई बात करूं, अगर एक जी शऊर एक काबिल आदमी जो कि नंबर्स पढ़ता हो, वो मेरी बात को फौरन क्रॉस भी लगा सकता है और टिक भी लगा सकता है कि सही है कि नहीं है, बिकॉज नंबर्स विल नॉट लाई। एग्जैक्टली So, ये एक सिंपल सी बात है, नंबर्स आपके बिल्कुल ठीक सामने है, बिल्कुल आपने सही कहा कि नंबर्स जो होते हैं वही ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं और वो प्रोग्रेस आपको नजर आई है। और ओवर द ईयर जो इश्यूज से जो हमने इनहेरिट किए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है जिसकी अभी इन्होंने निशानदेही की है। अगेन क्वेश्चन वही है कि ये जो अनपॉपुलर डिसीजन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, अब दो चीज़ें होती है, एक तो पीपल्स फ्रेंडली बजट होता है, एक कंट्रीज फ्रेंडली बजट होता है। यहाँ पर जितनी भी ओवर द इयर्स गवर्नमेंट आती रही है वो सिर्फ पीपल्स फ्रेंडली बजट की तरफ गई है, कंट्रीज फ्रेंडली बजट की तरफ नहीं एग्जैक्टली गई है। और जितने भी काम हुए हैं काफी हद तक ग्रास रूट लेवल पे हुए हैं, फर्स्ट टाइम लिए गए हैं। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो इससे पहले काम ही नहीं किए गए। अगर हम बात करें रोशन डिजिटल अकाउंट की, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए फर्स्ट टाइम ऐसी थिंकिंग देखी गई है। तो सर ये कैसे देख रहे हैं ये तमाम चीजें? एक क्रिटिक्स भी है एक तरफ अनपॉपुलर डिसीजंस भी हैं और एक तरफ रिजल्ट्स भी हैं। देखें, जैसे कि आपको बताया गया कि अनपॉपुलर डिसीजन जो है तो इसी वजह से लिए गए कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट को अपने मुल्क की फिक्र है, उन्हें अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स की फिक्र नहीं है। अगर आपको मुल्क की फिक्र होगी तो आप अनपॉपुलर डिसीजन ज़रूर लेंगे, और आपको अपनी ज़ात की फिक्र होगी तो आप फिर पब्लिक डिसीजन लेंगे ताकि आइंदा आप वोट ले सकें। देखिए, जो हम पहले 5.8 जो पिछली हुकूमत की बात किया करती थी कि हम इकॉनमी को लेके गए, बड़े अच्छे तरीके से वाजे कर दिया कि वो इंपोर्ट बेस इकॉनमी थी, कर्जे लिए जाएं, इंपोर्ट किए जाएं, मुल्क में कोई तरक्की नहीं थी, कोई रोज़गार नहीं था। तो आप ये देखें कि जो 1 करोड़ नौकरियों की अगर प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी और 50 लाख घरों की बात की थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फौरी तौर पर जो तो नौकरियाँ भी मिल जाती हैं और वो उसके लिए पॉलिसी साजी करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ये सारी उसी सिमत की तरफ राग़िब हैं, चलती गामज़न हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सारी बातें की थी। पहले अगर मैं अपने सेक्टर की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो आप ये देखें कि इतना बूम हमने पिछले कभी नहीं देखा कि जो बूम जो है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ दी प्रायर बेसिस के ऊपर काम हुआ है। दूसरी बात ये देखें कि हम एक ही इदारा रह गया था जो HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप पिछले कई अदवार से आप देखें कि पहले वो दिया करते थे, लोन्स दिया करते थे एक आम आदमी को। आप देखें कि लास्ट दिहाई से हम देख रहे हैं कि HBFC ने कहा जी हम तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और हमारे पास कोई फंड्स नहीं है कि हम लोगों को, आम पब्लिक को दे सकें। तो एक आम आदमी को अगर मकान के लिए कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेगा लोन प्रोवाइडर, तो वो एक आम आदमी अपना मकान कभी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ये वाहिद ये हुकूमत है कि जिसने इस किस्म की तमाम पॉलिसीज़ बनाई और बैंकों को थ्रू हमारे जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कमर्शियल बैंक्स भी हैं, उनको भी इतना मजबूर कर दिया कि आपने 5% जो है आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देना है। आप यकीन करें कि पहले जो है हम बैंकों के पीछे, HBFC के पीछे भागा करते थे कि खुदा के लिए हमारे कस्टमर्स को लोन दे दें। आजकल की मैं आपको पोजीशन बताऊं कि लोग बैंकर सिफारिश करा के हमारे पास आ रहे हैं कि खुदा के लिए हमसे लोन ले लें। इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप ये देखें कि पहले हुकूमत ने जो है तो 35 लाख तक की इजाजत दी थी, ठीक है, 4 टियर्स बनाई हुई है, आपको इल्म के अंदर है कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि 5% कभी हम सोच सकते थे कि 5% में जो तो गवर्नमेंट ने जो है तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोन दे रहे हैं, तो 5% तो कभी हमने कभी तस्वुर ही नहीं है कि एक तो सिंगल डिजिट हमारा तस्वुर नहीं था और कभी 5% हम नहीं सोच सकते थे कि हमें लोन मिलेगा। ठीक कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए कि आपको ईज दी जाती है और एक एंड कस्टमर के लिए कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती कि वजह से अभी हाउसिंग के हवाले से बात हो रही है। चले इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम।
नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी किया गया है और इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डॉक्टर रज़ा बाकर, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसडर नॉन्गवांग, Senator Faisal Javed Khan, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm pleased to participate in the inauguration ceremony for the issuance of commemorative coin on the occasion of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. I appreciate the State Bank of Pakistan for organizing this event and commend Pakistan Mint for designing and minting this commemorative coin. The coin's denomination has been kept at 70 rupees, which is an apt reflection of the 70 years of our all-weather, time-tested and brotherly relationship. China-Pakistan relationship is unique in the world. Our historic ties stretch over the span of millennia. Historically, academics, monks, travelers, and traders frequently traversed the stretches of the Trans-Karakoram tracts and laid the foundation of this fraternal bond. Over the last 7 decades, this time-tested relationship has flourished from strength to strength, unaffected by the vicissitudes of time and changes in the regional and global environment. Unrelenting efforts of the successive generations of people and the leadership of Pakistan and China have transformed this relationship into an all-weather strategic cooperative partnership. Distinguished guests, Pakistan and China steadfastly support each other on the issue of core interests. Pakistan adheres to one China policy and supports China on issues such as Xinjiang, Hong Kong, South China Sea, Taiwan, and Tibet. China has stood by Pakistan in supporting our key strategic, economic, and developmental priorities. Maintaining its principled stance, China has unwaveringly supported Pakistan on the Jammu and Kashmir dispute. China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, brought this relationship to new heights. After the successful conclusion of its first phase, CPEC has entered into second phase with focus on industrial cooperation, trade, agriculture, and socio-economic development. Groundbreaking of the Russia-Kai Special Economic Zone last month has the potential to spur industrialization and enhance our exportable surplus. In the wake of emerging global and regional environment, Pakistan has recalibrated its priorities from geopolitics to geoeconomics. China-Pakistan Economic Corridor, being the flagship project of the Belt and Road Initiative, complements Pakistan's renewed efforts of geo-economic shift with emphasis on economic integration and regional connectivity. Distinguished guests, for generations, Pakistan and China have had the fine tradition of standing by each other through thick and thin. After the outbreak of COVID-19 in China and Pakistan, both countries extended material and moral support to each other in their respective efforts to contain the pandemic. Our cooperation on vaccine is also progressing
very well. China has gifted millions of doses of COVID-19 vaccine to Pakistan. Pakistan is also procuring Chinese vaccine on commercial basis. We remain grateful to the Chinese government and the people for their steadfast support, which has been instrumental in saving precious lives in Pakistan. Pakistan has robust engagement with China in economic and financial sectors. Second phase of China-Pakistan Free Trade Agreement, signed during the Prime Minister's visit to Beijing in 2019, has been operationalized since the 1st of January 2020. Second phase of FTA has the potential to enhance Pakistan's exports to China. To facilitate financial transactions and arrangements, Pakistan has also currency swap agreement with China. We have robust cooperation in the banking sectors as well. Pakistani commercial banks have started operations in China. State Bank of Pakistan, as the regulator of the monetary and credit system of Pakistan, has a pivotal role in further deepening this relationship. The impressive ceremony is part of a series of events spread over the entire year to celebrate the 70 years of Pakistan-China diplomatic relations. I wish to conclude by thanking everyone who worked to make this inauguration ceremony a success and thus contribute to a befitting commemoration of a key milestone in our journey together. I thank you. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्के के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गहरे, मिसाली और तारीख़ी हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित ये ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद गहरे और मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना सूरत हाल में भी दोनों ममालिक एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे और वैक्सीन की तैयारी में भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। आइंदा आने वाले वक्त में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और गहरे होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। जी वेलकम बैक। हम इस ट्रांसमिशन में खुसूसी ट्रांसमिशन में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और बड़ी चिट-चैट चल रही है। बजट के फ्रेंडली होने के ऊपर बात चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कुछ टैक्सेस एग्जेम्पशन होगी तो वो कौन कौन से होंगे, ये हमारी अपनी बहस है। हमने कुछ जो है वो शराइत यहाँ पे लगा ली हैं आपस में। लेकिन अभी हम जो पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट की गई हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एमनेस्टी दी गई और इसके साथ साथ ऑटो पॉलिसीज आ रही है, तो और कौन सी पॉलिसीज हैं जो अब न्यू बजट में इंप्लीमेंट की जाएंगी या कौन कौन से जो खुसूसी पैकेजेस हैं वो दिए जाएंगे। तो अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो अब हम अपकमिंग विटनेस करने वाले हैं? देखिए, जैसे आपने दो जगह जिक्र किया कंस्ट्रक्शन का, जिसमें ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी जो तमाम सेक्टर्स को सपोर्ट मिलती है, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ जो दूसरी जगह जो गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन, बेस बना दी है या बेस बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ IT सेक्टर। IT सेक्टर ऑब्वियसली हम इंडिया से तो इस एरिया से सबसे बहुत पीछे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो मैंने कहा ना जो एक उस पर चलना शुरू किया ट्रैक पे, तो वो इस साल हमारी माशाल्लाह कोई अबव कोई 60% ग्रोथ हो चुकी है। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं शायद नेक्स्ट ईयर हमारा 100% टारगेट है, जो 1.8 से हो सकता है हम 2.5 बिलियन टच कर जाए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जो हमारा बेस बहुत कमज़ोर था, लेकिन इंडिया को हम देखें तो आज 150 बिलियन इस साल टच करेंगे, $150 बिलियन एक्सपोर्ट साइज। डोमेस्टिक मार्केट उनके अलावा है कोई $37 बिलियन।
तो पाकिस्तान तो भी 1.5% इंडिया का होगा नेक्स्ट ईयर, हम ये अचीव कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं, तो ये मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छा है। साथ में पाकिस्तान कैसे ये जो मौजूदा जो हम ट्रैप में फंसे हुए हैं ये कैसे निकल सकता है। ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं पाकिस्तान के, जो इंपोर्ट अगर हमारी $55 बिलियन है और नेक्स्ट ईयर हम $60 बिलियन टच करने जा रहे हैं और एक्सपोर्ट $25 बिलियन के नज़दीक हैं। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट रखने जा रही है 27 बिलियन डॉलर, तो तब भी अगले साल हमारा कोई $30 बिलियन का ये गैप रहेगा, रेमिटेंस से कवर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम फिर अपनी वो चीज़ें जो पैसा है हमारे पास कुछ बचता नहीं है जो हम वो प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाएं, ग्रोथ देखें। और ग्रोथ मैंने जैसे आपसे भी कहा हमें कम से कम 7 से 8% ग्रोथ करनी है, क्योंकि हम पिछले सालों में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तो मैं समझ, और साथ साथ एग्रीकल्चर को, क्योंकि एक्सपोर्ट आप कैसे बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट आप तब बढ़ाएंगे जब आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। 4 मेजर क्रॉप्स आपने देखा था, राइस, कॉटन, गन्ना, ये सब में हम बहुत पीछे थे। इस साल अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हमारे पास एक्सपोर्ट अभी भी आज भी कॉटन की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट। फिर जो टेक्सटाइल वालों ने पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट की थी और जो मशीनें आ रही हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आपको एक्सपोर्ट सरप्लस। सर वीट की तो रिकॉर्ड पैदावार है इस बार, रिकॉर्ड है, लेकिन हम उस पर नहीं पहुंचे जो वहाँ पहले होता था। पिछले साल जब लो बेस से लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बम्पर क्रॉप है, विच इज़ अ गुड साइन, इट्स अ गुड। सारे चाहो अच्छी न्यूज़ आ रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े अच्छे बाद परफॉर्म 3.35 पे हम पहुंचे हुए, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन हमें ज़्यादा ग्रोथ लानी है सेक्टर के अंदर। देखिए मैंने हमेशा कहा कि हमारे को अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी है। पूरी दुनिया में, फिलीपीन में, इसराइल में, आप जहाँ देखते हैं वियतनाम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। इंडिया ने भी यही किया है, इंडिया ने कोई कमाल नहीं किया। उनका देखें उनकी एक्सपोर्ट्स का 45% IT एक्सपोर्ट, एग्जैक्टली, जहाँ पे उन्होंने अपना उनकी जेम इंडस्ट्री देखें 26-30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें देखना होगा कि हमें क्या टेक्सटाइल को सपोर्ट करते हुए, चूंकि हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हम और कहाँ बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, पोटेंशियल डिस्कवरी पे आज एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं 20% है। 20% का मतलब $60 बिलियन है। अगर $300 की GDP ले लें आज जो लेटेस्ट 3.94 के हिसाब से, तो $60 बिलियन का कंट्रीब्यूशन टैक्स नेट में नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल सब्जेक्ट है। ऐसे ही सर्विसेज सेक्टर उनका कंट्रीब्यूशन अगर हम कहते हैं ये 50% है तो उनका उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक तमाम बोझ लाके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे आपने डाल दिया है। तो वही बात गवर्नमेंट इस तरफ देखे कि टैक्स पेयर्स का जो बोझ है, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारे पास 2.5 मिलियन टैक्स पेयर्स आ गए जी, 25 लाख आ गए। अगर उसको एक आम आदमी के बताएं तो वो 25 लाख में से 8-9 लाख तो सैलरीज वाले हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी तरफ आप आए हैं, अभी इसके ऊपर बात करेंगे ना, जरा टैक्सेशन के हवाले से तो एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए ना, लेकिन ये एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की जाए, अब सवाल ये पैदा होता है। और क्योंकि और बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं जिसका भी तस्करा करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कामरान से इस बारे में जानना चाहूँगा, प्लीज़ इसको ज़रा हाईलाइट करें कि इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। क्या आपके ख्याल में हाई टाइम है, डिज़ाइन कर सकते हैं? जी मेरे ख्याल में तो डिज़ाइन इज़ ऑलरेडी इन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर आप देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था, ऑटो पॉलिसी लें या आप अपनी, मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, सो उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग से स्टार्ट होगा ना। असेंबलिंग अगर पाकिस्तान में स्टार्ट होती है, याद रखें मैं हमेशा कहता हूँ कि यू आर द 5th और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कभी ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता कि आप किसी से अगर पीछे हैं तो उसकी वजह आप खुद हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्केट साइज ही डिटरमिन करती है कि आप क्या कर सकते हैं। सो इस पॉपुलेशन ने खाना भी है, इसने पहनना भी है, ठीक है। अगर ये बीमार होगी तो इसको दवाई भी चाहिए, इधर गाड़ियाँ भी चाहिए, इधर टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को अगर आप कल्मिनेट करें, सो थियोरेटिकली यू कैन ओनली गो रॉन्ग अगर आपकी पॉलिसी में गड़बड़ होगी, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और वहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे गैप्स। सो इन चीज़ों को एड्रेस करने से ही मुल्क जो है वो किसी डायरेक्शन में और सिंध पे जाएगा। सो मार्केट साइज इज नॉट द इशू, पोटेंशियल इज नॉट द इशू, चैनलाइज करने का मसला है। सो चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले अगर असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे, असेंबलिंग से लोकल इंडस्ट्री बन, क्योंकि उसके जो छोटे पार्ट्स हैं उसकी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोकलाइज होगा। लोकलाइज होने के बाद आप अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन जब खत्म कर लेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात की, देखिए उन्होंने आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात की कि चाइना जैसा मुल्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, वो आउटसोर्स कर रहा है। 85 मिलियन जॉब वो लेकिन अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो बाहर इन्वेस्ट, वियतनाम, थाईलैंड, इधर तो पाकिस्तान में भी हमने फुल यूटिलाइज नहीं किया। हमारी जो लैकिंग है एक तरफ, मैं अगर नासिर भाई शायद इसमें में से एग्री करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें जब तक आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो 3 न्यू बड़े डैम्स जो हैं वो बनाने की एक प्रपोजल्स दिया जा रहा है, और उसके लिए 87 अरब भी रखे जा रहे हैं कल के बजट में, और यही इंदिया दिया गया है जब हमने देखा था असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो फाइनली इसके ऊपर काम होगा तो 3 लाख एकड़ अराजी जब आएगी ज़ेरे अब,
तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बढ़ जाएंगी ना अभी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, जो 4 क्रॉप्स है हमारी, कॉटन, राइस, गन्ना, ये एक्चुअली 85% पानी पाकिस्तान का ये कंज्यूम करती हैं, और फिर हम एक्सपोर्ट हिसाब से कम, तो अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन ही पूरी नहीं कर सकते। पल्सेस और दालें आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं $1 बिलियन की, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो आपके पास पानी ही नहीं है जो आप पानी, तो बड़ी अच्छी बात है अगर हम इस तरफ जाएं, अपने पानी, वाटर स्केर्सिटी मुल्क है, और ये बहुत देखें, अब आप टेम्परेचर देखें मुल्क के अंदर कल आज 45-40, तो ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं आपकी ग्रोथ को। आपको पानी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करनी होंगी, इंडस्ट्रियल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, प्राइवेट जो अपने हम कंज्यूम करते हैं, तो पानी तो आपकी जिंदगी है, लाइफ है, और इस पे तो सबसे SOS बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे करना पड़ेगा। आपको अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, ताकि हम जो खुश हो जाते हैं ना कि माँ जी पिछले साल 135 था और इस साल 132 हो गया, तालियां बजती हैं, ये नहीं। ऑन सीरियस नोट आप देखें कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। आज उन्होंने कहा कि कराची जो सबसे पूरे मुल्क को देता है रेवेन्यू करके 60-62% और 95% सिंध का देता है, उन्होंने कहा ये तो लीस्ट वाइबल सिटी टू लिव इन है। तो लीस्ट वाइबल सिटी को हम सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ क्वांटम लीप आपको रिजल्ट मिले, तो ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको मैसिव, इस साल बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से 900 बिलियन रुपीज है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते हैं, तो उसके नतीजे में आपका एक तो जॉब्स क्रिएट होती है, आपका अब यहाँ से इस्लामाबाद आप सामान भेजते हैं तो आपको 5 दिन लग जाते हैं, दूसरी दुनिया आप देखें वो 1 दिन में उस जगह पहुंच जाते हैं, तो हम अपने 4 दिन जाया करते हैं। इश्यूज भी आ जाते हैं सर, दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कोविड के अंदर आप ट्रेड की बात करेंगे तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। ट्रेनें चलनी है, आपका सिस्टम कार्गो अपने एक जगह से दूसरी पहुंच, ये चीजें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, गुड साइन पे गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे रही है। बिल्कुल यासिर, मैं चाहूंगी कि हम एक आम शख्स के बारे में, एक आम आदमी के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये मैक्रोस की बात तो हो गई, लेकिन हनीफ गौर साहब भी मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नया पाकिस्तान के बारे में, नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उनके बारे में प्लीज आप उनसे बिल्कुल बिल्कुल नया हाउसिंग की हवाले से, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं। ये पहले एक अनइमेजिनेबल चीज़ हुआ करती थी, यानी कि दुनिया में कहीं ये देखा नहीं गया, कोई ऐसी मिसाल नहीं है कोई कि जिसमें एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, लेस प्रिविलेज्ड आदमी को घर देने की बात की गई। उस वक्त जब ये इनिशिएट किया गया तो बड़ा अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट था, लोगों ने कहा कि जी मटेरियलाइज नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके बाद आगे चल के जब आहिस्ता आहिस्ता जो क्लैरिटी आती गई, लोगों को चीज़ें समझ में आती गई, तो अब तो काफ़ी इसके बारे में बात हो रही है, बड़ी अप्रिसिएशन में वर्ल्ड बैंक की तरफ से और इनकी तरफ से देख रहा था आ रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे नीफ साहब? मैं चाहूँगा इसको ज़रा हाईलाइट किया जाए। देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना विजन दिया था, इसका क्रेडिट भी हम लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2 दफ़ा हमारी एसोसिएशन को विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ने आबाद को, और आबाद के अंदर हमने उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी थी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग, तो नया पाकिस्तान है बेसिकली लो कास्ट हाउसिंग है, जो हमने पहले भी हुकूमतों को ये प्रपोज किया था, लो कास्ट हाउसिंग किया था हमारी जो एसोसिएशन ने, लेकिन पहले किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। तो प्राइम मिनिस्टर का गालिबन यह ख्वाब था कि वो चाहते थे कि लो इनकम लोगों के लिए कोई ना कोई सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो जो लो कास्ट हाउसिंग का हमने प्रपोजल दिया, तो उन्होंने पूरी उसके ऊपर अथॉरिटी काम कर दी, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। और नो डाउट के जो जनरल नवार हैदर साहब हैं जो चेयरमैन है, जनरल आमिर साहब है जो डिप्टी चेयरमैन है, उनकी टीम जो है तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारी कई मरतबा उनके साथ मीटिंग्स रहीं और हमने यही कहा कि आप इतना स्लो पहले क्यों चल रहे हैं। जब शुरू में हमने जब उनसे हमारी बात हुआ करती थी तो उन्होंने यही कहा कि देखें कि इससे पहले जो है जो हुकूमतों के जो भी अगर कोई स्कीमें आई हैं, तो जैसे लाहौर की आपको स्कीम का आपको याद होगा, आशियाना स्कीम का, तो कोई ना कोई स्कैंडल बन जाएगा, करप्शन की नजर हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम इस वजह से देर लगा रहे हैं कि हम पहले पूरे कानूनी पहलू इसके अंदर हम पूरे कर लें, क्योंकि इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग घबराते हैं, लोग आते नहीं हैं स्कीमों के अंदर, क्योंकि कल को अगर खुदा ना खासा हुकूमत चली जाए तो वो फिर नैब जो है तो उनके पीछे नैब ने लग जाना है। तो हर इज्जतदार आदमी और प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसमैन है वो नैब से और अपनी इन चीज़ों से तो घबराता है, अपनी इज्जत से घबराता है। उन्होंने कहा कि हम इसको प्रॉपर वेट करवा रहे हैं तमाम इदारों से, ताकि कल को खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का ना आए। नो डाउट जैसे उन्होंने कहा जनरल नवार ने, वही बात आज हमें नजर आ रही है कि शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, तमाम वेटिंग करवाई, कानून को वेट करवाया। अब आप यकीन करें कि वो इतनी तेजी से ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं। मैंने को 6 से 8-10 हज़ार घरों का मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है। सर किन किन बड़े शहरों में ये काम हो रहा है, प्लीज ये भी हाईलाइट कर दें। आप देखें कि ये हमारा तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर के अंदर काम ये शुरू है, बड़ी सिटीज़ के अंदर तो काम हो रहा है। सिंध के अंदर बकदरे कम है ये काम जो है, तो बनिस्बत यही कि वजह के पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर, लेकिन अब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग के जो लोग हैं
उन्होंने हमें खुसूसी टास्क दिया हुआ है कि आप लोग ना सिर्फ कराची में बड़े शहरों में, जो अंदरूनी शहर, अंदरूनी सिंध के जो शहर हैं वहां पर भी आप बड़ी लैंड्स प्रपोज करें ताकि हम जो है तो इसे वेट करने के बाद आप लोगों के साथ एग्री करें। तो मैंने खुद अभी जामशोर हैदराबाद में भेजी हुई है 6000 गजों का प्रपोजल, 6000 घर मैंने कहा है कि मैं बना के देता हूँ और 20 से 25 लाख रुपए बना के देता हूँ। ठीक है, लेकिन 3 लाख तो सब्सिडाइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट जो है। बाकी के अगर 20 साल में लोगों को अगर 20 लाख रुपए देने पड़े तो वो तो वही किराए वाले पैसे हो गए कि जितने किराए लिए तो उन्हें घर मिल जाएगा। तो ये तो मैं सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा कि मेरा अपना प्रपोजल इस टाइम पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मौजूद है जो वेट हो रहा है। वेट के बाद वो मेरे ख्याल से गो हेड देंगे और इस तरह से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। एक चीज अब मैं कामरान आपकी तरफ आता हूँ, जरा इसका भी तस्करा हो जाए कि रेमिटेंसेस के हवाले से हमने बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ इसमें नजर आई, प्रोग्रेस हमें इसके अंदर नजर आई और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि यू आर क्रॉसिंग 26 बिलियन और मोर देन योर एक्सपोर्ट्स। आई थिंक फिगर तो आपका एक्सपोर्ट से ऊपर ही चला गया, तो ये तो एक ब्लेसिंग ही इसको कहा जाएगा। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत थी। इस गवर्नमेंट ने आके ये काम किया है, चैनलाइज हुई हैं, बाहर से जो रेमिटेंसेस खास तौर पे आई हैं, इसका फ़ायदा आपको नज़र आया है और इन अ लॉन्गर रन आपको क्या नज़र आता है? इसमें भी क्या फर्दर आप देख रहे हैं कि और ज़्यादा इजाफा हो सकता है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, और ये हर गवर्नमेंट को पता था, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने सिर्फ फोकस बहुत ज़्यादा किया इसके ऊपर, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने डिस्करेज किया जो अनऑफिशियल चैनल था चैनल से। बिल्कुल, जब आपने उसको कुछ चीज़ों में, कुछ सिस्टम्स में लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं ना, किसी चीज़ को आपने ठीक करना हो, चैनलाइज पैसा लाना हो, तो डिस्करेज करने के मेजर्स ले लें कि जहाँ पे ग्रे मार्केट को एलिमिनेट करना आपने, ठीक है। उन्होंने उसको एलिमिनेट किया तो आपको उसका नजर आना शुरू हो गया इम्पैक्ट कि वो बढ़ना शुरू हो गई। सेकंड चीज़ थी कि सर्टनली कुछ लोग इस पर डिबेट करते हैं कि कोविड की वजह से बढ़ गया होगा, लोग ट्रैवल नहीं कर सके, उन्होंने पैसे भेजे, ये भी होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये क्वांटम 5-7% से ऊपर होगा, हो सकता है। ठीक है। दिस इज नॉट जैसे वो हमारी एक नई इस्तेलाह निकली भी हॉट मनी, ये हॉट मनी नहीं है, स्टिकी मनी है, इट विल स्टे। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। याद रखें जैसे कि अभी इन्होंने बात की, खासतौर पे आपने जो गुफ्तगू की हाउसिंग स्कीम के ऊपर, दिस मनी इज चैनलाइजिंग। कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है और लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज़ हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएं, सेफ्टी है, एप्रिसिएशन है, तो ऑब्वियसली पैसे वहाँ चैनलाइज होते हैं। इसी को लिंक कर लें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया, आपको $1 बिलियन नजर आ रहा है, ये मार्केट आराम से 3 से 5 साल में $20 बिलियन की अकेली हो सकती है। इतना पोटेंशियल है इसमें, इतना पोटेंशियल है। सो इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जूं आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, आपने सिर्फ चीज़ों को सहल करना शुरू किया। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और वो सारी चीज़ें कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप जाते हैं। आपने कोई काम करना हो, कोई बिजनेस लगाना हो, तो आपका वो प्रोसेस इतना पेनफुल है कि इन्वेस्टर जो है, खासतौर पे फॉरेन, वो तो वैसे चला जाता है। ठीक है। जो फॉरेनर है, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, वो उस एनवायरनमेंट का आदी है कि उसने कोई काम करना है तो उसने इलेक्ट्रॉनिकली बैठना है, 4 चीजों को एंटर करना, काम हो जाएगा। इसी चीज को आपने सिर्फ डिजिटाइज करना है, और डिजिटाइज करने के बाद देखें जो स्प्रेड पाकिस्तान में मिल सकता है आपको वहां से बैठे हुए, वो उस मुल्क में भी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि वहां पे व्हाट डू यू गेट, कोई डिपॉजिट पे रिटर्न है, कुछ भी नहीं है। सो आपको सिर्फ आर्बिट्राज करना है, बोरो उनके पैसे में कर रहे हैं, डिप्लॉय यहाँ पे कर रहे हैं, नेट डिफरेंशियल आपके पास है, और मजे की बात है कि इसके ऊपर वो करेंसी के ऊपर वो हेजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपने हेज करना तो वो भी कर लें। सो ये जो मैकेनिज्म है, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और मेरे ख्याल में देखें, एक चीज होता है नैरेटिव, नैरेटिव जिसको बिल्ड करना आता है जीतता वो है। प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली, आप हाउसिंग की बात कर रहे थे कि 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां, कहने बड़ा मुश्किल है, विजन सेट करेंगे तो उसके मीन्स बनते हैं। मीन्स बनाना टीम का काम है, वो उसको स्ट्रेटेजाइज करना, उसमें टाइम लग सकता है। सो विजन हैज टू बी देयर, नैरेटिव बिल्डिंग हैज टू बी स्ट्रांग। मेरे ख्याल में इनका नैरेटिव इस पे इतना स्ट्रांग था, अभी भी है, और आने वाले वक्त में इस पर और मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आपको लोगों को माइल करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करना है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये है। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट क्लासिक केस इन बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है, किस तरीके से गया कोविड के जरिए थोड़ा सा जो हमने एक इश्यूज देखे हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से मैं देखना चाहूंगा आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी में इतना बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी अचीवमेंट वहां से कर सकते हैं, वहां फोकस करने की बात। बिल्कुल। अंजुम साहब को मैं ऐड करना चाहूंगी। सर, बजट की बात हो रही है और बजट के अंदर बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। फाइनेंस टीम में भी कुछ चेंजेस आए, हमने इस पूरे ईयर देखा, और दे आर पकअप, दे आर रेडी। अब
जो न्यू बजट आ रहा है उसमें जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट भी बहुत ज़बरदस्त की जा रही है और आने वाले ईयर्स एंड ईयर्स हम देखेंगे कि 2% 3% कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स करते जाएंगे। टैक्स नेट की आपने बात की थी तो मैं उसी से कंटिन्यू करना चाहूँगी। सर वो सेक्टर्स ऐसे हैं कुछ जो टैक्स नेट में नहीं हैं, एग्रीकल्चर जिसको सब्सिडाइज किया जा रहा है चलें उसको ठीक है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स रिटेल सेक्टर या हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं होते, उसके बारे में कमेंट करें, कैसे उनको टैक्स नेट में लाया जाए? देखिए मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब चूँकि फाइनेंस से पहले भी रह चुके हैं, वो सब समझते हैं, खुद उनका एक बिजनेस कम्युनिटी से बहुत लाइजन है, वो तमाम चैम्बर्स ट्रेड बॉडीज़ को कॉन्फ्रेंस में लेकर रखते हैं। अभी हमारी 2 दिन पहले उनसे काफ़ी देर और जूम पे मीटिंग हुई और हमने उनको सेशंस दिए कि किस तरह आप कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करें जो ऑब्वियसली उस तरफ होते जाओ। तो जब इंटरेस्ट होगा, जैसे नासिर भाई ने बात की, अभी फिलहाल तो आप फॉरेन इन्वेस्टर को तो भूल जाएं, लेकिन कम से कम डोमेस्टिक इन्वेस्टर जब आएगा तो बाहर वाले भी आते हैं, वो जब अपने मुल्क में खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। तो हमें ये मैं समझता हूँ इस वक्त शौकत तरीन साहब पे तो हमें बड़ा जो वो बात करते हैं, समझ के करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको और साथ लेके चले, ऑन बोर्ड लेते हैं। और ऑन बोर्ड लेने का फायदा होता है, अगर कंस्ट्रक्शन से गौर साहब हैं तो इनको ऑन बोर्ड लें तो इनको उसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं बनिस्बत दूसरे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में बेहतरी देख रहे हैं, लेकिन मैं जैसे एक हम सेक्टर भूल गए, डेट को, हमने सर्कुलर डेट को खास तौर से पाकिस्तान का जो हमारा रेवेन्यू है इस साल जो आने वाला है उसका तकरीबन चैलेंजिंग है, वो हमें डेट की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमने डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे लाना होगा। अंजुम साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वन लास्ट वर्ड, कामरान आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? अगर फाइनल वर्ड या एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं उसमें से क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि फ़ौरन से एड्रेस किया जाए? देखिए मेरे ख्याल में जिसको एड्रेस करना चाहिए वो आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं ना उनको एड्रेस करें, क्योंकि आपको वहां से सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट वहां से मिलेगा। इंस्टेड के आप कहीं बर्डन पास ऑन करें, आप चीजों को सेटल कर लें और नादरा को यूज करें। मैं चाहूंगी सर यहाँ पे हनीफ गौर साहब को भी ऐड कर लें वन लाइनर सर। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस तरह से करप्शन के खिलाफ भी कोशिश की है, देखिए कि आज हम प्राइम मिनिस्टर की ये हुकूमत की तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो तो करप्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अपना जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसी किस्म की सोच हमारे मुल्क के दूसरे सारे पॉलिटिशियंस के आ जाए, वज़ीर आला जितने भी हमारे हैं, अगर उन सब के भी आ जाए, अगर करप्शन का लेवल खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सोच शुरू हो जाए, तो ये जो तरक्की की राह पे हम गामजन हुए इंशाअल्लाह ताला मजीद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हनीफ गौहर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अंजुम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान साहब आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आके हम दोबारा नए मेहमानों के साथ आपसे दोबारा बात करेंगे।